हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे परचेज कर लें। इसे परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और केवल 25 रुपीज़ में आपको यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार इसे परचेज करके जरूर सॉल्व करें। और चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, इसके रचयिता कौन हैं? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता यह लिखा गया वेद व्यास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अर्जेंटीना किस महादेश में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग आप में से कमेंट करते हो कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी कराया जाता है मॉक टेस्ट में, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का पेपर देखोगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में आए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जीके का, तो जीके में हर शिफ्ट में आपको कंट्री एंड कैपिटल और यहाँ की करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर्स में जितने भी नए राष्ट्रपति बने हैं, किसी स्टेट के CM हैं या फिर गवर्नर हैं, इसी तरह के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपकी केवल जो एग्ज़ाम लेने की जो मेन पर्पस है एग्जाम को कंडक्ट करवाने का एयरफोर्स की तरफ से, वो आपका थोड़ा सा नॉलेज चेक किया जाता है और उससे ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और फिर आप कितने कम समय में एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर सकते हो यह देखा जाता है। तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप केवल लूसेंट का बुक पढ़ोगे तो आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक जीके आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे मैंने पिछले 2 साल में जो जीके का जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर रखा है। तो अगर आप में से किसी लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाओ, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, मून जेई-इन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, कागिनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक लिखा गया है दोस्तों जॉन ग्रिशम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नियोमी ओसाका किस खेल से संबंधित हैं? इनका नाम आपने कई बार करंट अफेयर्स में सुना होगा। नियोमी ओसाका ये संबंधित है दोस्तों टेनिस से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27, महात्मा गांधी किन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 29 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष यह SI यूनिट है दूरी का, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको असंगत चुनना है, यानी कि चारों में से कौन सा एक फिगर बाकियों से अलग है वो आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों फिगर्स को देखोगे तो तीनों में जो एरो है वो या तो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल पोजीशन में है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये एरो तिरछे यहाँ पर खींचा गया ना, जो कि बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हो कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों में क्या है,
केवल 2 ही लाइन्स हैं, एक एरो है और एक लाइन बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन बी में यहाँ पर 3 लाइन्स बनाए गए हैं, एक एरो है और इसमें 2 लाइन्स बना हुआ है, जिसके कारण से भी यह बाकियों से अलग होता है। तो आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प को ढूंढें। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको चूज करना है कौन सा नया फिगर आएगा। तो ध्यान दो कैसे यह फिगर आगे बढ़ता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देख रहे हो कि केवल एक इस तरह से फिगर बना हुआ है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, साइड में से इस साइड से एक भुजा और इसमें ऐड कर दी जा रही है। फिर तीसरे फिगर में इसके राइट साइड में एक और एरो लगा दिया गया है। तो अब अगला जो फिगर बनेगा उसमें क्या होगा, बीच में एक और एरो आएगा ना। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो केवल ऑप्शन ए ही इस तरह का फिगर बनाता है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, अगला चित्र विकल्प में से ढूंढिए। यहाँ पर आपको बताना है कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे यह फिगर आगे बढ़ा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम इसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 तब आपको समझने में आसानी होगी। देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले जो लास्ट वाला फिगर है, जो एरो इस तरह का बना हुआ है चौथे नंबर पर फिगर, यह क्या हो रहा है सेकंड वाले बॉक्स में कि पहले नंबर पर चला रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एरो फर्स्ट वाले नंबर पर आ गया है और बाकी के भी जितने फिगर्स हैं उसे इस डायरेक्शन में आगे की ओर ढकेल देता है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, चौथे नंबर के फिगर के बाद इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इसमें जो सेकंड वाला फिगर है यानी कि इस तरह से जो फिगर बना हुआ है वो चला जा रहा है चौथे नंबर पर। यहाँ आप देख रहे हो लास्ट पोजीशन पर जा रहा है और बाकियों को फिर से पीछे की ओर ढकेल दे रहा है। उसी तरह से जब लास्ट वाले बॉक्स में हम पहुँचते हैं तो लास्ट वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, जो तीसरा फिगर है यानी कि जो इस तरह का फिगर बना हुआ है ना, वो वापस से पहले नंबर पर चला आता है और बाकियों को एक स्टेप आगे ढकेल देता है। तो अब जो अगला फिगर बनेगा उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाले फिगर में फिर से जो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या होगा, पहले नंबर पर चलाएगा। जैसा कि आपने पहले वाले बॉक्स में देखा था कि जो एरो था चौथे नंबर पर यह पहले वाले बॉक्स में आया था। तो सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा फिर से यहाँ पर, और चौथे वाले बॉक्स में जो इस तरह का एरो बना हुआ है ना वो चला आएगा पहले नंबर पर। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए, सी और डी इन तीनों में इस तरह का जो फिगर है वो पहले नंबर पर है। लेकिन इसके बाद के जितने भी फिगर्स हैं यानी कि पहले ये वाला फिगर आना चाहिए, फिर इसके बाद इस तरह का एरो आना चाहिए और लास्ट में इस तरह से शेडेड पोर्शन वाला एरो आएगा। तो ऐसा फिगर केवल ऑप्शन डी में बन रहा है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आशा करता हूँ कि आपने 32 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिए और ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विकल्प की सहायता से संबंध स्थापित करें। जैसे यह दोनों फिगर संबंधित है उसी तरह से तीसरा फिगर कौन से चौथे फिगर से संबंधित होगा। तो ध्यान देना, पहले वाले फिगर में एरो ऊपर की ओर है ना, यह क्या हो रहा है, दूसरे वाले फिगर में एरो नीचे की ओर चला आ रहा है यानी कि जस्ट इसके अपोजिट। सो तीसरा और चौथा फिगर का संबंध कैसा होगा, तीसरे वाले में आप देख रहे हो कि एरो इधर है और सर्कल में लगा हुआ एक लाइन इस डायरेक्शन में है। तो एरो क्या होगा, एरो इसके अपोजिट इधर चला जाएगा और सर्कल वाला फिगर इधर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन 33 का डी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, जो नीचे वाला फिगर है ना वो ऊपर की ओर चला जाएगा ना, क्योंकि इसे वर्टिकली पलट दिया जा रहा है। तो जो नीचे वाला फिगर है यानी कि जो ऊपर वाला एरो है वो पलट कर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला यहाँ पर जो सर्कल है वो ऊपर में चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एक पासे को फेंका जाए तो किसी रूढ़ संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा फेंका जाता है तो प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखो एक पासे में कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल जो आउटकम्स यहाँ पर है, टोटल आउटकम की संख्या क्या हो गई, 6 हो गया। अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 है और जो नंबर्स आने की संभावना है उसकी संख्या 3 है। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही आपका प्रोबेबिलिटी है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर है,
1y 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1y 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका कैलकुलेशन पेज पर करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन आपका क्या था, 1y 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1y 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से तो 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, दैट मीन्स ऊपर में केवल बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। अब इसके बाद आगे देखो, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 और 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला आपको याद होगा अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू है साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर वही किया है, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया और माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर हो गया है। इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2y कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपका आंसर जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के रूप में दे रहा है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। और इसे कैसे किया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका इन्वर्स होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने इन्वर्स करके ऊपर में 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर लिख दिया है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है। एक कागज पत्र की फोटोकॉपी में 1 रुपया लगता है। पहले 1000 कागज पन्नों से अधिक की फोटोकॉपी पर 2% की छूट मिलती है, तो 5000 कागज पन्नों की फोटोकॉपी करवाने में कितने रुपए लगेंगे। क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले कहा गया है कि एक जेरोक्स करवाने में आपको एक कॉपी का 1 रुपया लगेगा। अगर आप 1000 पेज को करवाते हो जेरोक्स, तो आपको 1 रुपये के हिसाब से लगेगा, और इसके बाद आप जितना भी जेरोक्स करवाओगे उन सभी जेरोक्स पर 2% की छूट दी जाएगी। तो टोटल 5000 कागज़ का जेरोक्स करवाने में कितना कॉस्ट आएगा आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दो, पहला 1000 जो जेरोक्स होगा वो तो 1 रुपये होगा, यानी कि पहले 1000 का दाम हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल 1000 रुपया। इसके बाद और कितना बचा, 5000 में से 1000 को माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा केवल 4000। और 4000 जो जेरोक्स होगा इस पर 2% की छूट दी जाती है। तो 2% छूट देने का मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो है वो 98/100 रुपये का होगा। यहाँ पर 2% की छूट मिली है 100 में। तो अब इसे आप काटोगे जब, तो दोनों शून्य से दोनों शून्य कटेगा, और 98 में 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह मल्टीप्लाई करके आएगा 3920। यानी कि दोस्तों 4000 कॉपी का जेरोक्स करवाने में 3920 आपका कॉस्ट आ रहा है, और पहले 1000 का कॉस्ट आया था 1000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3920 में 1000 को ऐड कर दो, दैट मीन्स 4920। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। किसी परीक्षा में बैठे कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, जबकि 31% अनुत्तीर्ण होते हैं और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों से 247 अधिक है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। क्या कहा गया है कि किसी परीक्षा में कुल बैठे परीक्षार्थियों की संख्या आपको निकालनी है, जिसमें से कि 31% फेल हो गए हैं, और जो फेल और पास होने वाले छात्रों की संख्या है उसका डिफरेंस यहाँ पर 247 दे दिया गया है। तो अगर 31% छात्र फेल हो जाते हैं, दैट मीन्स पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, पास हुए छात्र 69 हो जाएंगे, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमें दे दिया गया है 247। यानी कि जब हम 69 में से 31 को घटाएंगे तो 38% छात्रों की संख्या 247 है। एक इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाल लिया कि 38% छात्रों की संख्या 247 है। हमसे पूछा गया है कि टोटल परीक्षार्थी कितने हैं, यानी कि 100% हमें कैलकुलेट करना है ना।
तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 38% की छात्रों की संख्या है 247, तो 100% छात्रों की संख्या क्या होगी, यह हो जाएगा 247 डिवाइडेड बाई 38 और इंटू 100। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 19 से 2 बार में कटेगा। देखो 19 से कटेगा सबसे पहले तो 1 बार में, फिर कटेगा 3 बार में, तो ऊपर 1300 हो गया और नीचे 2 हो गया। 1300 को 2 से डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 650। यानी कि दोस्तों टोटल परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर 650 है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक आदमी 700 रुपये प्रति मेज तथा 200 रुपये प्रति कुर्सी खरीदने में कुल 8500 रुपये खर्च किए। यदि उसने अधिक से अधिक मेज खरीदी हो तो खरीदी गई कुर्सी और मेज की संख्या में अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 700 रुपया मेज का दाम है और 200 रुपया कुर्सी का दाम है। दोनों को खरीदा गया तो टोटल खर्च आया 8500 रुपये का। लेकिन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमें मेज खरीदना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मेज की संख्या। तो कैसे निकाला जाएगा, 8500 रुपये हैं टोटल, इसमें से एक मेज का दाम है 700 रुपये, तो 8500 में हम मैक्सिमम कितना मेज खरीद सकते हैं। 700 से 8500 को अगर हम 12 बार में डिवाइड करेंगे ना तो यह आएगा 8400 रुपया। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो। तो यानी कि 8400 रुपया हम खर्च कर दिए 8500 में से, जिसमें से हमने 12 मेज तो खरीद लिया यहाँ पर मैक्सिमम मेज। अब हमारे पास पैसा क्या बच गया है, पैसा बच गया 100 रुपया। लेकिन यहाँ पर कुर्सी का दाम 200 रुपये है ना, और हमसे कहा क्या गया है कि मेज और कुर्सी दोनों खरीदना है। दैट मीन्स कि हमें मेज की संख्या एक और घटा देनी होगी। अगर हम 12 मेज खरीद लेते हैं तो कुर्सी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, इसलिए हम 12 की जगह 11 मेज खरीदेंगे। तो 11 मेज खरीदने पर खर्च क्या आएगा, 12 मेज खरीदने पर 8400 रुपये आ रहा है, केवल हमारे पास 700 रुपया बच रहा है ना, तो 12 से हम घटा देंगे 11, यानी कि 700 रुपये यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। 700 प्लस 100, अब हमारे पास जो पैसा बच गया वो बच गया 800 रुपया। 200 रुपये में एक कुर्सी है, पैसा बचा हुआ है 800, तो टोटल कुर्सी कितनी खरीदी जाएगी, यहाँ पर टोटल कुर्सी खरीदी जाएगी 4 और मेज हमने 11 खरीदा है। दोनों का हमसे रेशियो पूछा गया है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 11:4। लेकिन देखिए यहाँ पर रेशियो हमसे किस चीज़ का पूछा गया है, कुर्सी और मेज का ना। मेज खरीदे हैं 11, कुर्सी खरीदे हैं 4, तो कुर्सी और मेज का अनुपात हो जाएगा 4:11। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी संख्या के 2/9 का 3/7 का 2/3 24 हो तो उस संख्या का 50% कितना होगा। आइए सबसे पहले हम वो संख्या फाइंड करते हैं। संख्या क्या हो जाएगा हमारा, मान लो संख्या x है, तो x का 2/9 का 3/7 का 2/3, इसका वैल्यू यहाँ पर हमें 24 दे दिया गया है। तो इस x का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, इसके अलावा 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 4 से जब हम 24 को काटेंगे तो यह 6 बार में कटेगा। तो अब हमारे पास x का वैल्यू क्या बच गया है, x का वैल्यू 6 बच गया, और 9 और 7 जो यहाँ नीचे डिवाइड में है वो जाकर वहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 गुना 9 गुना 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर चला आएगा 378। हमसे अब पूछा क्या गया है कि संख्या का 50%, संख्या है 368 और इसका 50% क्या हो जाएगा, 50% इसका हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स 378 का 1/2 जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा 189। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा 189। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। n के 40% का 40% यदि 40 है तो रूट n का मान क्या होगा। तो देखो क्या है, n का 40%, दैट मीन्स n का 40/100, और फिर इसका भी 40% का वैल्यू हमें यहाँ पर 40 दे दिया गया है। तो रूट n का मान बताइए। अब देखिए इसको हम सबसे पहले काट के इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। एक 40 से एक 40 तो कट गया, इसके बाद एक 0 से एक 0 कटा, और 4 से 25 भी कट गया। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर चला आया, n का वैल्यू आ गया 250।
अब रूट एन का मान हमें निकालना है, तो रूट 2.5 का मान क्या होगा, इसका जब आप वैल्यू निकालोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रूट एन का मान यहाँ पर 15.87 समथिंग करके इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने गुना करने के समतुल्य गुणांक प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, मेनली क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि x का 5% में अगर हम x को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो x का 5% सबसे पहले हमें निकालना होगा, तो x का 5% क्या होगा 1/20, और 1/20 को जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 होगा, यानी कि x का 5% हो जाएगा 0.05x, और इसमें अगर हम वापस से x को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 1.05x। क्या हो जाएगा कैलकुलेशन का वैल्यू 1.05x। तो x में कितना से गुना करेंगे तो हमें 1.05x आएगा। जब हम 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिए यहाँ पर x का 5% में अगर हम x को जोड़ देते हैं तो हमें इसका वैल्यू निकल कर आ जाता है 1.05x। और हमसे अब पूछा क्या गया है कि x में हम कितना से गुना करेंगे कि हमें 1.05 मिले, तो 1.05 से हमें गुना करना होगा ना x में, जिससे कि हमें प्राप्त हो। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.05। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:49 है। यदि दूसरे मैदान की त्रिज्या 14 मीटर हो तो पहले की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो मान लो कि पहला जो मैदान है, पहला सर्कुलर मैदान है, इसका एरिया है 16x और दूसरे का है 49x। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों का जो एरिया है इसका अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 49x डिवाइडेड बाई 16x, दोनों का अनुपात इस तरह से होगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², यानी कि पहले सर्कुलर फील्ड का एरिया हो गया πr² और दूसरे का हो गया पाई और स्मॉल r²। तो यहाँ से पाई से पाई तो कट जाएगा, r² बराबर 49x है तो r का वैल्यू क्या होगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर अगर r² बराबर 16 है, दैट मीन्स r का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो r/r, बड़ा r और छोटा r, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर 7:4 हमने निकाल लिया। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर हमने स्मॉल रेडियस और बिग रेडियस, दोनों का जो रेडियस है उसका वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया 7/4, जिसमें से हमें एक रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरा रेडियस फाइंड करना है ना, तो दूसरे रेडियस का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा 14 गुना 4/7, दैट मीन्स 7 से 14 कटेगा 2 बार में, और 2 से 4 में जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आएगा, क्योंकि सारे इक्वेशंस मीटर में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 44, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न हमें फाइंड करना है, तो सारे जब जितने भी वैल्यूज यहाँ पर दिए गए हैं इसका जब आप निकालोगे सॉल्व करके तो 11/14 का वैल्यू आएगा 0.78, 7/9 का वैल्यू यहाँ पर आएगा 0.77, 4/5 का वैल्यू आएगा यहाँ पर 0.8 और 8/11 का वैल्यू आएगा 0.72। तो सबसे बड़ा भिन्न हमसे पूछा गया है ना, यानी क्या हो जाएगा 0.8, दैट मीन्स डी ऑप्शन 4/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें से आपको बेमेल चुनना है, यानी कि कौन इन सभी में से अलग है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले वाले ऑप्शन में क्या किया गया है कि 1 का क्यूब कर दिया गया है और इसमें 1 ऐड कर दिया गया है। तो 1 का क्यूब 1 होगा और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो 2 का क्यूब प्लस 1 किया गया है, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में 1 ऐड करने पर आपको 9 प्राप्त होगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए ऑप्शन सी भी चल रहा है। यहाँ पर 4 का क्यूब कर दिया गया है और 4 के क्यूब में 1 ऐड कर दिया गया है, दैट मीन्स 65। लेकिन डी ऑप्शन इस रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर देखो क्या होगा, किसी भी संख्या का क्यूब करके आप अगर उसमें 1 को ऐड करते हो तो यह वैल्यू नहीं आएगा, इस कारण से यह बाकियों से अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जो संबंध पहले शब्द का दूसरे से है वही संबंध तीसरे का निम्न में से किससे है। जैसे क्रिकेट संबंधित है ग्राउंड से, उसी प्रकार से गोल्फ किससे संबंधित होगा। तो क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उस मैदान को ग्राउंड कहा जाता है, उसी प्रकार से जो गोल्फ खेला जाता है वो कोर्स में होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। जितेंद्र अपने घर से निकलकर पहले पश्चिम दिशा में 40 मीटर जाता है, वहाँ से वह दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वहाँ से वह दाहिने मुड़कर 40 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलकर रुक जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो देखो, मान लो जितेंद्र यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह पश्चिम डायरेक्शन में 40 मीटर गया, यहाँ से वह दाहिने ओर मुड़कर 20 मीटर और चला, फिर यहाँ से वापस से दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है और लास्ट में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो इन दोनों स्थान के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पर दूरी 20 मीटर है और इसके नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर भी 20 मीटर की दूरी हो गई ना। दैट मीन्स 20 + 20 से टोटल जो दूरी है वो हो जाएगा 40 मीटर का। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। एक महिला की ओर दिखाते हुए धीरेन्द्र ने कहा, वह मेरी पत्नी की सास के पति की इकलौती पोती है, तो वह महिला धीरेन्द्र की कौन है? तो देखो, महिला की ओर दिखाते हुए धीरेन्द्र क्या कह रहा है? वो मेरी पत्नी की सास यानी कि धीरेन्द्र की जो माँ है उसके पति, दैट मीन्स धीरेन्द्र के जो पिताजी हुए उनकी इकलौती पोती है। तो अगर धीरेन्द्र के पिताजी की जो इकलौती पोती हुई क्या हुई? धीरेन्द्र की बेटी लगी यहाँ पर। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। किसी कूट भाषा में रश्मि को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो ज्योति को कैसे लिखेंगे? देखो, रश्मि को कोड कैसे किया गया है। सबसे पहला लेटर कौन सा है? आर है ना। आर में एक ऐड करके इसके कोड में सबसे लास्ट में लिख दिया गया है। उसी प्रकार से ए में जब आप एक ऐड करोगे तो यह बी होगा, जो कि बी लास्ट में लिखा गया है। वापस से एस में एक ऐड करने पर टी प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। एम को एक ऐड करके एन और आई को ऐड करके जे। तो इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है। दैट मीन्स जे में अगर आप एक ऐड करोगे तो यह क्या होगा? सबसे पहले के आएगा, फिर वाई में एक ऐड करोगे आप, तो वाई में एक ऐड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर जेड। फिर ओ में जब आप एक ऐड करोगे तो यह आएगा पी, टी में एक ऐड करने पर यू और आई में एक ऐड करने पर जे। दैट मीन्स कोड आपका हो जाएगा जे यू पी जेड के। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या आएगी। तो देखिए, यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। अगर हम 9 में 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9 में 3 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा और 3 में इस 7 को ऐड कर दोगे ना तो यह हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। वापस उसी प्रकार से 6 में 2 को आप जब डिवाइड करोगे तो यह आएगा 3 और 3 में 8 ऐड कर दोगे तो यह हो जाएगा 11। यानी कि उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप 8 में 2 को ऐड करोगे तो 4 और 4 + 5 यहाँ पर हो जाएगा 9। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ से हमें फॉलो कर लें।